नमस्कार। झारखंड के नंबर 1 यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही के नंबर 1 शो आज़ाद बोल में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई कड़े फैसले लिए हैं, जिससे यह साफ प्रतीत होता है कि वह झारखंड हित के लिए कितने सजग हैं। और साथ ही उनका यह फैसला यह भी दर्शाता है कि वह झारखंड के सिस्टम को चुस्त दुरुस्त करने में जुट गए हैं। जैसे कोल ब्लॉक नीलामी प्रक्रिया को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाने का फैसला हो, या फिर भ्रष्टाचार पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने का, चाहे बालू माफियाओं पर नकेल कसने का, या फिर मंत्रिमंडल निगरानी विभाग को चुस्त दुरुस्त करके जिम्मेदार बनाने का। लेकिन जहां यह कड़े फैसले वो लेते आए हैं, साथ ही कुछ ऐसी घटनाएं भी झारखंड में घटी हैं जो सरकार को कहीं ना कहीं कमजोर करती हैं, जो कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों को यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि जहां एक राज्य का एक मुख्यमंत्री जहां रोज एक कड़े फैसले लेता है जो झारखंड को आगे बढ़ाने के लिए 24 घंटे सोचता है, वहीं पर कुछ ऐसे नेता, कुछ ऐसे जनप्रतिनिधि हैं जो कुछ ऐसा काम करते हैं या फिर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं जिससे कहीं ना कहीं इस सरकार को कमजोर करने में लगती है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार सह आजाद सिपाही के प्रधान संपादक हरि नारायण सिंह जी। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो में। सर, जैसे कि हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कई ऐसे कड़े फैसले लिए हैं जो कहीं ना कहीं एक झारखंड की तरक्की के लिए एक लैंडमार्क जो है साबित हो रही हैं। जैसे कि एक हमने सबसे पहले ये देखा था, कोल ब्लॉक नीलामी की जो प्रक्रिया के लिए उसे रोकने के लिए वे सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। केंद्र सरकार के जो आदेश हैं उसके विपरीत जाकर उन्होंने कोल ब्लॉक नीलामी की प्रक्रिया को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? ये झारखंड हित के लिए उनका ये जो स्टेप है वो कैसे जुड़ा है? देखिए, सही उनका जो कहना है कि जो अभी कोल ब्लॉक की नीलामी का जो समय है वो सही नहीं है। अगर उद्देश्य ये है कोल ब्लॉक की नीलामी में कि झारखंड को पर्याप्त नीलामी से पर्याप्त पैसा मिले, तो कोरोना संकट के समय इसमें भागीदारी लोगों की नहीं हो पाएगी। जो कोल ब्लॉक लेना चाहते हैं वो भागीदार इसके नहीं बन पाएंगे, क्योंकि ऐसे ही जो जहाँ है वहाँ स्थिर हो गया है, किसी तरह का रिस्क नहीं ले पा रहा है। तो उन्होंने कहा कि पहले जो नीलामी होती थी या पहले जो कोल ब्लॉक आवंटन हुआ था उसमें किस तरह से सामाजिक कमजोरियाँ दिखाई पड़ी, उसका एक सर्वे कराया जाए। विस्थापन, चाहे वो विस्थापन का मामला हो, चाहे लोगों को सुख सुविधा देने की बात हो, वहाँ उन इलाकों में बिजली की व्यवस्था रही हो, CSR के तहत जो काम होते रहे हैं, और उसका एक सर्वे करा लिया कि पहले क्या होता रहा है, क्या कमियां रह गई, उसके बाद 6 या 9 महीने के लिए टाल दिया जाए, और जैसे सब कुछ सामान्य हो जाता है तब इसकी नीलामी की जाए। और उस नीलामी में उसको ज़रूर ध्यान में रखा जाए जो सामाजिक विद्वेष पैदा करता है या जो लोगों के लिए संकट पैदा करता है, और उन कंपनियों को कुछ जिम्मेदार भी बनाया जाए लोगों के प्रति कि जिस इलाके में वो काम करेंगे वहाँ के लोगों की सुख सुविधा के लिए, उनके जीवन यापन के लिए या जीवन को ऊंचा उठाने के लिए वो कहीं ना कहीं उसमें सहभागिता करें। तो ये कोल नीलामी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का उनका फैसला सिर्फ इसलिए लेना पड़ा कि पहले उन्होंने आग्रह किया था सरकार से, केंद्र सरकार से, लेकिन जब केंद्र सरकार नहीं मानी तो अंततः उन्होंने संविधान के मुताबिक जो व्यवस्थाएं हैं उसके तहत उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जैसे सर, दूसरा मामला आज आया है। आज उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है बालू माफियाओं पर उन्होंने नकेल कसने का। उस फैसले में यह साफ उन्होंने कहा है कि मानसून के समय बालू खनन पर पूर्ण रूप से अंकुश लगा दिए हैं। देखिए, बालू खनन के बारे में NGT जो है पहले ही ये मैंने कह चुकी है कि जून से लेकर के और अक्टूबर तक, मतलब बरसात के समय में बालू का उठाव नहीं होना चाहिए। वो पर्यावरण की दृष्टि से बहुत खराब माना जाता है। तो लेकिन ये गाहे बागे मतलब ये चल रहा था, ऐसे ही चल रहा था, पिछली सरकार में भी चला, इसमें भी चल रहा था। तो उसमें क्या है कि ये जो बालू तस्कर हैं, माफिया जो हैं, वो धड़ल्ले से मतलब खनन करते हैं और उसका स्टोरेज भी कराते हैं उसका। तो वो बड़ी बड़ी, देखिए, नदी किनारे हाईवा लेके चले जाते हैं, JCB मशीन से ये होता है। वैसी जगह पे ये देख करके NGT के आदेश का पालन करने के लिए मुख्यमंत्री ने यह निर्देश दिया है कि 10 जून से लेकर के और अक्टूबर तक इसके उठाव पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए, और जिनको बालू चाहिए तो पहले से जो अधिकृत जो जहाँ स्टोरेज किया गया है वहाँ से बालू की सप्लाई किया जाए।
और उसमें भी मतलब ट्रैक्टर के माध्यम से ही बालू की सप्लाई हो, हाईवा या जेसीबी के ये से उस पर रोक लगा दिया जाए। ट्रैक्टर से इसलिए कि कम से कम उसमें जो मजदूर हैं मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर उसमें लगेंगे, और उनको भी ये कहा है कि जो मजदूर उसमें काम करना चाहता है तो जो मनरेगा की मजदूरी के दौरान जो एक मजदूरी तय है उनको उस रेट पे उनको दिया जाए। ये तमाम खान विभाग को उन्होंने उपायुक्त के माध्यम से खान विभाग को इन्होंने कहा है कि ये सुनिश्चित कराइए कि इस तरह की चीज़ें हों, माने जो ज़िलों में है विभाग है वो देखें कि सही मायने में मतलब किस तरह से बालू का उठाव हो रहा है, कहाँ जा रहा है, कहीं इसमें गड़बड़ी तो नहीं हो रही है। और बिल्कुल वो जो हाईवे पे तो बिल्कुल उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। तो इस पर है तो ये एनजीटी के आदेश का पालन, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं बालू तस्करों पर नकेल कसने की भी तैयारी। बिल्कुल आपका कहना सही है कि ये बालू तस्करों पर नकेल कसने की तैयारी है, क्योंकि निर्माण के काम में जो बालू की ज़रूरत होती है, जैसे कुछ लोग हैं जो अपने घर बनाने के लिए लाते हैं, छोटे मोटे काम के लिए बालू का उठाव करते हैं, वो ट्रैक्टर के माध्यम से ही लाते हैं, उनको हाईवा की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाईवा से तभी बालू आता है जब कहीं ना कहीं वो उसकी तस्करी हो, बड़े पैमाने पर बालू बाहर भेजा जाता है यहाँ से। तो ये पर्यावरण की दृष्टि से एनजीटी ने जो फैसला लिया था उस फैसले पे अमल करने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ये साफ मतलब आदेश दिया गया है कि नहीं, इस आदेश को के पालन को बिल्कुल सुनिश्चित किया जाए। इससे जैसे कन्फ्यूजन हो रहा था, जैसे लोग ये चाह रहे थे कि जैसे अगर ये रोक दिया गया है, बालू खनन की प्रक्रिया रोक दी गई है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कंस्ट्रक्शन जो कार्य अभी जो चल रहे हैं उसमें कहीं से कमी ना आ जाए, लोग उसमें तो नहीं, ऐसे भी देखिए बरसात के समय में जो नदियों का जो जल स्तर होता है वो बढ़ जाता है जी। तो जल स्तर जब बढ़ जाता है तो वहाँ से बालू उठाने में परेशानी भी होती है। बालू एक किनारे आता है, किनारे आता तो उसकी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है प्रकृति की दृष्टि से बालू, और वहाँ जाकर के आप करते हैं तो कहीं ना कहीं नदी की धारा को मोड़ने का एक खतरा भी बना रहता है कि अगर जिस तरह से अगर बालू आप उठा लेंगे तो अचानक धार आएगी तो इस तरह से बहा के लेके मिट्टी बहा के लेके चली जाएगी। तो इसलिए इसको रोका गया है। जैसे कुछ मौसम ऐसे हैं कि उस मौसम विशेष में ही कुछ काम होते हैं, तो ये लोगों के लिए बालू की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये बरसात के पहले ये बालू का स्टोरेज हो जाता है। गर्मियों के दिनों में जो बालू के अधिकृत जो विक्रेता हैं या जो जिनके पास जो लाइसेंसधारी होल्डर जो होते हैं, जिनको जो टैक्स दे करके पैसे ये करके रॉयल्टी दे करके जो बालू लेकर के आते हैं, वो बालू तो पड़ा ही हुआ है जहाँ से वहाँ से उठाना है। ये बालू चोरी छिपे ये लोग उठाते थे नदियों किनारों से और सीधे वो बेच देते थे, उस पर ही उन्होंने रोक लगाया। जी, मतलब कंस्ट्रक्शन के कार्य में कोई भी बाधा नहीं आएगी, जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। सर, एक और सबसे बड़ा एक विषय था कि मंत्रिमंडल से अभियोजन की स्वीकृति के लिए जितने भी मामले आए तो उसके लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि ये हमें स्पष्ट करे कि कितने ऐसे मामले आए हैं स्वीकृति के लिए। तो देखिए, सरकारी सेवा में जो अधिकारी हैं तो उनके खिलाफ अगर कोई कंप्लेन आता है उसकी जांच करनी होती है जी। तो उसकी परमिशन जो है मतलब किसी भी विभाग के पास जाती है, जैसे मान लीजिए एसीबी के पास गया या किसी भी विभाग के जांच एजेंसी के पास जाता है तो मंत्रिमंडल निगरानी समिति से उसका परमिशन मांगती है, अनुमति मांगती है। पिछले 5 साल में मतलब जो हेमंत सोरेन ने अभी एक पत्र दिया है कि ऐसे पिछले 5 साल में ऐसे कितने मामले अभियोजन की स्वीकृति के लिए मंत्रिमंडल निगरानी समिति के पास आए और किन कारणों से उन मामलों में अभी तक अभियोजन की स्वीकृति नहीं मिली, ये सूची मांगी। इसलिए मतलब ये लंबा जो मतलब हम लोगों के पास जांच सिपाही के पास जो सूचना है या जिस पे जो अब तक हम लोगों ने एक रिपोर्ट भी प्रकाशित की थी, उसमें कई बड़े आईएएस अधिकारी इसमें हैं, कुछ आईपीएस हैं, आईएएस हैं और झारखंड सेवा के तो कई अधिकारी हैं जो बड़े बड़े घपले घोटाले में फंसे थे, जिनके खिलाफ खासकर वो जो है पथ निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और इस तरह की चीज़ें थी, या बीडीओ लेवल के बीडीओ सीओ और कहीं कहीं तो हमें लगता है कि 1-2 मतलब डीसी लेवल के भी अधिकारी हैं। तो वो यहाँ से मामला गया और वहाँ रोक दिया गया। नगर निगम के कुछ मतलब जनप्रतिनिधि हैं जिनके खिलाफ जांच के लिए मामले भेजे गए थे, वहाँ परमिशन के लिए वो आज तक नहीं मिला है और जिस कारण जो फाइल जहाँ थी वहीं रह गई। तो एक तरफ तो जब मामला जब सामने आता है तो लोगों को लगता है कि इस पर कोई कार्रवाई होगी, फिर जब वहाँ चला जाता है तो वहाँ पे देखिए मंत्रिमंडल निगरानी से सीधी सी बात है कि ऊपर से एकदम निर्देशित होता है, ऊपर से मतलब सीएम लेवल के ही लोग चाहते हैं तो मिलता है, नहीं चाहते तो नहीं मिलता है। या जो बड़े अधिकारी हैं, जो सीएस लेवल के अधिकारी या इस तरह के अधिकारी जो हैं वो मुख्यमंत्री को समझा देते हैं और समझाने के बाद उस सब मामलों को वहीं रोक दिया जाता है, जो पिछली सरकार में खूब चला है। तो उसकी फाइल को खोलना चाहते हैं
हेमंत सोरेन जो है खोलना चाहते हैं। और हमें लगता है कि ये ऐसा निर्णय लेकर के कहीं ना कहीं एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि नहीं, हमारी सरकार जो है जैसा चलता था वैसा ही चलेगा, जैसा अधिकारी करेंगे चाहेंगे वैसे ही होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो वो अगर मान लीजिए वो उसके ऊपर अगर शिकायत है तो चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, जांच सबके खिलाफ हम कराएंगे। जांच में अगर वो बरी हो जाता है बहुत अच्छा, वेल एंड गुड, और बरी नहीं होता है तो अगर दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये जो उन्होंने दिया, ये तो इसके लिए देखिए होना ही नहीं चाहिए। जब गया हुआ मामला तो आप परमिशन देना चाहिए था, किन कारणों से रोक करके रखा गया है। इससे तो यही होता है कि दूसरे के खिलाफ अगर होगा तो आप तुरंत एक्शन में आ जाएंगे, और अधिकारियों के खिलाफ होगा तो परमिशन नहीं मिलेगा। सचमुच में ये हेमंत सोरेन ने ये फैसला दे करके एक मैसेज दिया है, पॉजिटिव मैसेज दिया कि नहीं, ये सरकार जो है भ्रष्टाचार से कोई समझौता करना नहीं चाहती। उन्होंने कहा कि नगर निगम के भी पिछले 5 साल के जो कार्य है उसकी भी वो समीक्षा करेंगे। ये भी एक नगर विकास विभाग, नगर विकास विभाग के कामों की समीक्षा की जो उन्होंने बात कही है, जिसके मंत्री सीपी सिंह थे, तो उन्होंने क्या क्या हुआ उन्होंने बताया है। सीवरेज ड्रेनेज के बारे में, नालियों के बारे में, बहुत सारी योजनाएं थी जिसके बारे में मतलब लोगों में भी एक सवाल उठा था। फ्लाईओवर बनने की बात थी, तमाम तरह की चीज़ें थी, चाहे काटाटोली फ्लाईओवर था, चाहे हरमू फ्लाईओवर था, रातू रोड फ्लाईओवर था। सीवरेज ड्रेनेज के नाम पे जो रांची की गलियों को पूरी तरह से कोड़ दिया गया था, चलने की दिक्कत हो रही थी, एक्सीडेंट हो रहे थे। तो ये मतलब उस पर जो है उन्होंने एक बड़ा सवाल उठाया है, जाँच के उन्होंने आदेश दिया, जिसके बारे में पूर्व मंत्री सीपी सिंह का ये कहना है कि नहीं ठीक है, सरकार जांच करा ले, उनकी सरकार जांच करा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इसकी जांच होनी चाहिए। जब एक सवाल उठा है तो किसी भी मतलब लोगों में एक मैसेज गया है कि वहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, तो जांच हो जाएगी। अगर नहीं हुआ है तो दूध की तरह मतलब दूध और पानी की तरह बिल्कुल साफ हो जाएगा। अगर हुआ है तो जो दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि नगर विकास विभाग सीधे सीधे जनता से जुड़ा विभाग होता है। तो इसकी जांच होकर के एक मैसेज तो देना ही चाहिए कि क्या हुआ है। जैसे आज एक बड़ी खबर आई है सर कि जैप में बिना मुख्यालय की अनुमति के ट्रांसफर पोस्टिंग नहीं हो सकती। हाँ, वहाँ जैप के जो एडीजीपी हैं उन्होंने एक लेटर निकाला है अपने तमाम अधिकारियों के नाम से, जिसमें उन्होंने कहा है कि पिछले दिनों जो है पुलिस मुख्यालय में एक बैठक हुई थी, जिस बैठक में ये निर्णय हुआ था कि अनावश्यक रूप से ट्रांसफ़र पोस्टिंग से काम में रुकावट आती है, लोगों को परेशानी भी बढ़ती है, वो चाहे वो आरक्षी लेवल का व्यक्ति हो, हवलदार लेवल का व्यक्ति हो, इंस्पेक्टर लेवल का व्यक्ति हो, और इवन मतलब 4th ग्रेड के जो कर्मचारी हैं उनके भी ट्रांसफ़र पे कहीं ना कहीं मैंने सवाल उठ रहा था। तो पुलिस मुख्यालय ने यह मतलब निर्णय लिया, दरअसल ये सरकार ने निर्णय, उसके पास भी ये कहीं ना कहीं ये बात पहुंची थी, तो उसने पुलिस मुख्यालय को कहा, मतलब डीजीपी को कहा होगा, डीजीपी के पास भी शिकायतें आई होंगी, जिसके आलोक में उन्होंने डीजीपी को निर्देश दिया होगा कि वहाँ जो बैठे हुए कमांडेंट स्तर के जो अधिकारी हैं जो अनावश्यक रूप से लोगों का ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते हैं, अब उस पर रोक लगाई जाए। अगर है तो उसकी सूची बना के दिया जाए, सूची आएगी, मुख्यालय उस पर निर्णय लेगा कि क्या करना नहीं, क्या ज़रूरत होगी तो ट्रांसफ़र होगा, ज़रूरत नहीं होगी तो ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये भी एक अच्छा कदम। देखिए, किसी भी आदमी को अपने परफॉर्मेंस के लिए एक समय तो चाहिए। आप किसी को कहीं पोस्टिंग करते हैं और 6 महीने में वहाँ से हटा देते हैं, वो क्या परफॉर्म करेगा, समय नहीं मिलेगा। तो काम करने के लिए एक माहौल चाहिए, उस माहौल के लिए समय चाहिए कम से कम। इसीलिए सरकारी सेवा में कम से कम 3 साल रखा गया है। जो ट्रांसफरेबल जॉब है उसमें कम से कम 3 साल रखा गया कि 3 साल तक वहाँ रहेगा, 3 साल के बाद ही उसकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग होगी। सर, ये तो बिल्कुल सही है कि हेमंत सोरेन ने जितने भी फैसले लिए हैं वो झारखंड हित के लिए बहुत ही अच्छे हैं और झारखंड को आगे बढ़ाने में काफ़ी मददगार भी होंगे। लेकिन सर, इधर जो कुछ घटनाएं ऐसी घटी हैं राज्य में जो कहीं ना कहीं झारखंड सरकार को, जो उनके कड़े फैसले हैं, कुछ लोग पलीदा लगाने पे लगे हुए हैं। लोगों का ये कहना है, जैसे एक घटना आई है बड़हरवा की घटना है, जहां राज्य के मंत्री आलमगीर आलम, विधायक प्रतिनिधि और ठेकेदार के बीच जो फ़ोन पे बातचीत हुई है, उसका एक ऑडियो जो है वो वायरल हो रहा है, और जिस तरह के शब्द उसमें इस्तेमाल किए गए हैं। देखिए राहुल जी, मैंने उस ऑडियो को सुना है जी, और इसमें बिल्कुल सफाई की कोई गुंजाइश नहीं है। उस ऑडियो में मंत्री जो है बात कर रहे हैं जी, वो ठेकेदार से बात कर रहे हैं जी, और बात में वो कह रहे हैं कि उस काम को आप छोड़ दीजिए जी, और वो जो है मामू करके उनको संबोधित कर रहा है, उनको रिश्ता दोनों के बीच में है। अब ये किन परिस्थितियों में उससे कह रहे हैं कि जो आप वो काम ले रहे हैं उसको छोड़ दीजिए, ये लोगों का दबाव है या मतलब इसमें कोई मंशा है, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ये फ़ोन पे ज़रूर कह रहे हैं कि उस काम को आप छोड़ दीजिए। अब बोलता है कि नहीं मामू, मेरा बहुत खर्च हो गया उसमें,
40 लाख रुपये तक मैं खर्च कर चुका हूँ, उस काम को कैसे छोड़ दूंगा। कोई और काम दूसरी जगह की बात कर रहा है कि उसको आप कहिए तो हम छोड़ देते हैं। राजमहल में, जिसके बारे में मंत्री कह रहे हैं कि नहीं राजमहल से तो हमको लेना नहीं, हम तो वहाँ के जनप्रतिनिधि हैं नहीं, तो उसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते, इसको आप छोड़ दीजिए। इसके बाद जो है इस फ़ोन को कोई पंकज कुमार नाम का व्यक्ति जो है ले लेता है अपने हाथ में, और वो कहीं ना कहीं एक कड़े शब्द में उस ठेकेदार को ये मैसेज देने की कोशिश करता है कि नहीं, इस काम को आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो आप काम नहीं कर पाएंगे। मतलब क्योंकि सिस्टम तो सब हम लोगों के हाथ में, आप काम कैसे करिएगा, आपको परेशान कर देंगे, ये बोल रहा है। देखिए, दो चीज़ें इसमें है। मैं मानता हूँ कि मंत्री के साथ साथ आलमगीर आलम एक विधायक भी है, जनप्रतिनिधि भी है, उसके हिसाब से बहुत सारे लोग उनके पास आते हैं। लेकिन जो मंत्री का एक जो लेवल होता है, जो पद की गरिमा है, तो पद की गरिमा मतलब किस लेवल के व्यक्ति से वो बात कर रहे हैं, ये उनको ध्यान देना हो कि जिससे वो बात कर रहे हैं उसका मेंटल लेवल कैसा है, वो आदमी कैसा है। अगर मान लीजिए सचमुच में ठेकेदार है, विवादास्पद और भ्रष्ट है, तो मंत्री उससे क्यों बात करेगा? कानून उससे बात करेगा, अधिकारी उससे बात करेंगे, मंत्री क्यों बात करेंगे? बात तो मंत्री माने उससे न करेगा कि जो जानता है कि मंत्री का पद क्या होता है, उसकी गरिमा क्या होती है, वो समझता हो, या मंत्री जो कहता है एक आदेश के रूप में होता है। तो इस बात को मंत्री को भी समझना पड़ेगा, अपने पद प्रतिष्ठा और गरिमा को मंत्री को भी समझना पड़ेगा। और खासकर उनको बात कर किसी से भी बात करने के पहले उनको 10 बार सोचना। सिर्फ अगर विधायक होते, जनप्रतिनिधि होते तो कोई बात नहीं, ये होती है, वहाँ अनुशंसा भी होती है, लोग कहते भी हैं, लेकिन वो मंत्री हैं, उनका कहा हुआ एक एक चीज़ जो है एक आदेश हो जाएगा, एक फैसला हो जाएगा। वो अगर मुँह से ही कहते हैं कि उस काम को छोड़ दिए तो आदेश हो जाता है, जबकि कहीं ना कहीं वो टेंडर भरा है, टेंडर आमंत्रित हुआ होगा, उसी में भाग लेने के लिए गया है, और उसके साथ मारपीट भी वहाँ की गई है। तो हमें लगता है कि अब उसमें जो विधायक प्रतिनिधि हैं, तो विधायक प्रतिनिधि का नाम सीधे सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है। एक तरफ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले देखिए 6 साल में तमाम जो पिछली सरकारों पे के दामन पे जो दाग लगा था उसको धोने की कोशिश कर रहे हैं, व्यवस्था को सुधारने की बात कर रहे हैं। उनके पास मतलब कुछ भी अगर कंप्लेंट जाए तो उस पर सुनवाई कर रहे हैं। अभी तक उनके ऊपर ये आरोप एक भी नहीं लगा है कि अपने लोगों को लाभ पहुंचा रहे हैं, या उनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो अपने मन की कर रहे हैं। नहीं, मतलब एकदम इस तरह की शिकायत अभी तक नहीं मिली है। ये भी देखिए क्या है कि हम लोग भी हैं, एक पत्रकार होने के नाते इस बातों को जानते हैं कि उनके आसपास जो लोग हैं, चाहे वो पद पे हों चाहे पार्टी में हों, अभी किसी के यहाँ दरबार नहीं लग रहा है। पार्टी के भी जो लोग हैं उनके घर में कहीं ठेकेदारों का दरबार नहीं लग रहा, अधिकारियों का दरबार नहीं लग, लंबी लंबी गाड़ियाँ नहीं लगी। हम लोग इसके पहले देखते रहे, छोटे छोटे मतलब जिला स्तर के जो नेता हुआ करते थे, उनके यहाँ अधिकारियों की पूरी भीड़ जमा हो जाती थी, ठेकेदारों की लंबी लाइन लगी होती थी, लेकिन ये शिकायत अभी तक मुख्यमंत्री के आसपास रहने वाले लोगों के साथ नहीं लगी। ऐसे में अगर मान लीजिए कोई वहाँ पे उनका प्रतिनिधि, उसको भी सोचना पड़ेगा वो कर क्या रहा है। वो जो कुछ भी बोलता है तो ऑन बिहाफ ऑफ उस माना जाएगा, विधायक प्रतिनिधि माना जाएगा, तो उसको भी ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। और हमें लगता है कि निश्चित रूप से सीएम जो हेमंत सोरेन जो है इस मामले को गंभीरता से लेंगे, और कहीं ना कहीं उनसे पूछना चाहिए, मतलब सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ देना चाहिए कि ठीक है शोर मचाने वाले विपक्ष के लोग हैं या दूसरे लोग हैं। अगर अपने लोग भी अगर गलत राह पे हैं या गलत कर रहे हैं तो दूसरे को बोलने से ज़्यादा कहीं अगर मान लीजिए अच्छा करना है, अपनी इमेज को बचा के रखना है, सरकार की इमेज बनानी है, और सचमुच में झारखंड के लोगों के साथ हित करना है, उनके साथ न्याय करना है, तो अपने लोग अगर थोड़ा भी गलत कर रहे हैं तो उनको समझाने की जरूरत है, उनको डांटने की समझ, ताकि मतलब इस पर जरूर मुख्यमंत्री को इस पर संज्ञान लेकर के बात करनी चाहिए कि आखिर इस तरह की बात क्यों हो रही है। ये नहीं होना चाहिए, इससे जो है कहीं ना कहीं सरकार की गरिमा को ठेस पहुँचती है। एक इसी तरह से देखिए पिछले दिनों क्या था कि स्कूलों के फीस पे लेकर के पिछले 4-5 महीने से ये बात चली है, शिक्षा मंत्री और अभिभावकों के बीच में और स्कूल प्रबंधन के बीच में 4 से 5 महीने हो गए, फीस माफ़ होगी, फीस माफ़ होगी, फीस माफ़। 10 से 15 बार शिक्षा मंत्री का बयान आया। पिछले दिनों बैठक भी हुई, लंबी बैठक चली। देखिए आज तक अभी तक उस पर आदेश नहीं निकला है। तय हो गया कि ठीक है 2 महीने का जो पीरियड है वो नहीं लेंगे हम, और बस की फीस नहीं लगेगी, लेकिन जब तक आप आदेश नहीं देते हैं, आदेश नहीं निकलता है तो कैसे मान्य होगा। कई सारे स्कूल उसको मान भी नहीं रहे हैं, अभी तक आदेश नहीं निकला है, जिसको लेकर के कहीं ना कहीं लोगों के मन में एक भ्रम की स्थिति होती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ऐसे ही कह दिया गया है। तो मंत्री कोई भी अगर बात जनता में बोलते हैं तो अगर उसमें कोई लीगल मामला है,
कानूनी पेच अगर है, तकनीकी कोई कारण है, कानूनी पेच है, तो संबंधित विभाग से बात करके जी मतलब उनको कहीं ना कहीं बयान देना चाहिए। अभी जैसे आज मैंने देखा है शिक्षा मंत्री ने कहा कि नहीं फीस देने की ज़रूरत नहीं है, महाधिवक्ता से राय मांगी गई है, उनकी राय आते ही मतलब वो आदेश निकाल दें। मान लीजिए राय मांगी गई, ये भी तो राय हो सकता है कि नहीं फीस माफ़ी हो। जी तो पहले ही था कि मान लीजिए हम माफ़ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, कि अड़चन आएगी कि नहीं आएगी। इस तरह के निर्णय लेने के पहले अगर महाधिवक्ता से अगर राय ली गई होती और उस राय के आलोक में ही फैसला हो गया होता, तो हमें लगता है कि दूसरे दिन ही आदेश निकल गया होता। तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं रोकना हो कि अति उत्साह में तुरंत जो चीज़ें मतलब कानूनी पेच में अभी फंसने वाली हो, तकनीकी कारणों से जिस पे कहीं ना कहीं सवाल हो सकता हो, तो तमाम चीज़ों को करने के बाद फैसले में भी ऐसे लोगों को बुलाना चाहिए। जिस समय आप बड़ा फैसला ले रहे हो इस तरह का, तो हमें लगता है कि महाधिवक्ता से उस समय भी आप बातचीत कर सकते हैं, उनको आ सकते हो बैठक में। ऐसा नहीं है कि नहीं, मंत्री लेवल की बैठक में महाधिवक्ता भी जा सकते हैं, या अपनी नहीं जा, मान लीजिए अगर वैसा कुछ है तो आप उनसे मांग सकते हैं कि भाई ऐसा ऐसा एक हो रहा है, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। महाधिवक्ता तो आपको 4 से 6 घंटा में 8 घंटा में आपको दे देंगे, मतलब राय तो दे ही सकते हैं। तो ये मतलब हो सकता है कि माफ़ भी हो जाए, मतलब आदेश भी निकल जाए, माफ़ भी हो जाए, लेकिन इस बीच में जो इमेज पे जो असर पड़ता है, मैंने कई बार हुआ, कहते शिक्षा मंत्री तो ऐसे ही बोल देते हैं, कई बार हुआ, कई बार उनकी बेबसी भी नज़र आई, कई बार खुद उन्होंने कहा कि हमारी बात लोग अध्यापक मैंने प्रिंसिपल नहीं मान रहे हैं, ये है। तो ये चीज़ें भी बाहर आई है। तो इस कमजोरी को दूर कर जरूरी है कि वो पद की गरिमा को समझा जाए, और कुछ भी आदेश देने के पहले तमाम तरह की जो उस पर कानूनी पहलुओं पर विचार करके, और जब मंत्री कहता है तो वो लागू होना चाहिए। मंत्री मतलब सरकार जी, वो लागू होना चाहिए, वो बयान नहीं होता है। कोई मतलब विधायक और सांसद नहीं बोल रहा है कि उसको बयान के रूप में लिया जाएगा। मंत्री का मतलब आदेश होता है, और मंत्री जब कहता है तो उसको कहीं ना कहीं कानूनी रूप से जो तर्कसंगत है, नियम संगत है, वही करना चाहिए। जी सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा भी है, क्योंकि ये सीधे सीधे छात्रों और से जुड़ा हुआ है, अभिभावकों से जुड़ा हुआ है। तो हम भी ये चाहेंगे कि जितना जल्द इस पर फैसला हो और ये कन्फ्यूज़न वाली स्थिति दूर हो जाए। सर, आज ये बहुत बड़ा एक लोकायुक्त ने एक बड़ा बयान दिया है, और जिससे एक विवाद खड़ा हो गया है। उसने कहा है कि एसीबी जो है वह अधिकारियों को बचाने में लगा हुआ है। देखिए, लोकायुक्त को लेकर के इस देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ 2011 में। अन्ना हजारे अप्रैल महीने में, हाँ, अप्रैल 2011 में अन्ना हजारे ने दिल्ली में जी मतलब भूख हड़ताल की थी, और पूरे देश स्तर पर इसको लेकर एक बड़ा आंदोलन हुआ था, जिसके बाद केंद्र सरकार इस पर सहमत हुई कि नहीं, लोकायुक्त की नियुक्ति होनी चाहिए, और राज्यों को उससे निर्देशित किया। वो लोकायुक्त को की नियुक्ति में उसका उद्देश्य ये था कि जो अधिकारी जो सर्वशक्तिमान अपने को मान बैठे हैं, उनके ऊपर नकेल कसने के, अगर गलत उसमें कुछ है तो नकेल कसने के लिए एक लोकायुक्त होना चाहिए, जो जनता की भी बात को अच्छी तरह से जाने, उन पे भी अंकुश कर सके, उसको पावर देना चाहिए। इसीलिए मतलब मजबूत मैंने एक ये किया, कहीं कहीं उस जो हाई कोर्ट के जज या इस तरह के लोगों को वहाँ पे बैठाने की व्यवस्था की गई थी, उसमें कुछ रिटायर्ड भी थे। ये झारखंड में भी हुआ था, इसके पहले जो थे वो हाई कोर्ट के जज थे, उनको बनाया गया था। अभी भी जो उपाध्याय जी मतलब वो जो हैं वो भी जज रहे हुए हैं। तो एक बात आ रही है, कई मैंने पिछले 5 साल से हम लोग सुनते आ रहे हैं, और ऐसे भी देखिएगा कि अभी तक जो लोकायुक्त का जो पद है एक शोभा की वस्तु बनकर ही लग गया है, मैंने लगता है, क्योंकि अभी लोकायुक्त की तरफ से ऐसा कोई एक मामला कभी सामने नहीं आया है जो कहीं ना कहीं झारखंड के लोगों को याद हो। और तो इसके पीछे यही है कि लोकायुक्त की नियुक्ति तो हो गई, लेकिन अधिकार नहीं मिल रहा है। इसी की बात वो कर रहे हैं, जो अभी उन्होंने कहा है कि मतलब अधिकार की ही बात हो रही है, कि सिर्फ लोकायुक्त से नहीं होगा। अगर मान लीजिए किसी मामले की जांच करानी है तो एक पूरी टीम आपको चाहिए, एक स्वतंत्र टीम आपको चाहिए, एजेंसी आपको, मतलब टीम क्या पता है, पूरी जांच एजेंसी आपको चाहिए, और वो जो मतलब वो विशेषज्ञ हो, किसी जिस मामले की जांच होनी है उस मामले के बारे में वो जानती हो। तो ये जैसे सीबीआई करती है या एनआईए में लोग हैं, तो इस तरह की चीज़ों में है, या यहाँ पे स्पेशल ब्रांच में होता है, सीआईडी में होता है, तो वहाँ एक पूरी टीम है, इसलिए जांच होती है। तो लोकायुक्त को भी एक जांच करने के लिए रखा गया है, माने वो जांच करा सकते हैं। उनके पास जो शिकायतें आती हैं, जनप्रतिनिधि से रिलेटेड शिकायतें या अधिकारियों से रिलेटेड, उसकी जाँच के लिए एक टीम तो चाहिए, वो टीम यहाँ नहीं मिली।
तो उसी पे है। और ऐसे भी है 2-3 चीज़ें कि उन्होंने कई एक मामले को रेफर किया, एसीबी को किया उन्होंने, मतलब भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जो है उसको उन्होंने रेफ़र किया था कि भाई इसको जांच करके हमको बताइए। उनके पास जो सी, तो उनके पास अपना तंत्र नहीं था। दूसरे बहुत सारे राज्यों में ऐसा हुआ कि कुछ प्राइवेट एजेंसियों को इन्होंने हायर किया है, लोकायुक्त ने हायर किया है, और इसके आधार पर जांच करा करके उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। यहाँ ऐसी व्यवस्था नहीं थी, तो इन्होंने एसीबी के माध्यम से कुछ मामलों की जांच करानी चाहिए। तो जो मामले इन्होंने एसीबी के पास भेजे उसके बारे में इनका कहना है कि नहीं, वहाँ से वो मामले जांच करके नहीं आए। तो हमें लगता है कि हेमंत सोरेन सरकार को ये लोकायुक्त को और सशक्त बनाना चाहिए। ये इससे फ़ायदा ही होगा, क्योंकि इनकी भी मंशा है कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाया जाए और जो गलत हो रहा है उसको रोका जाए। तो अपनी जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे स्पेशल ब्रांच हो, सीआईडी हो, पुलिस हो, उसके साथ साथ लोकायुक्त को भी बहुत सशक्त बनाना होगा। एक पूरी टीम देनी होगी और उनको पूरी छूट देनी होगी कि वो जाँच करके मतलब दूध का दूध और पानी का पानी करे। और लोकायुक्त जैसा पद जो है बहुत गरिमामय पद होता है। अगर वहाँ पर बैठा हुआ व्यक्ति कह रहा है कि उसके पास संसाधन नहीं है या जो कह रहा है उसको लोग मान नहीं रहे हैं, तो ये बहुत चिंता की बात है। और ये मतलब इसको कहीं ना कहीं इसका समाधान हेमंत सोरेन सरकार को करना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस चर्चा के लिए। आज के इस चर्चा में ये उभर कर आया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड को नई दिशा देने के लिए कई कड़े फैसले लिए हैं। साथ ही कुछ घटनाएं ऐसी भी घटी हैं जो हेमंत सोरेन के लिए चुनौती पेश करती हैं, लेकिन हेमंत सोरेन से यह उम्मीद भी की जानी चाहिए कि वह इस चुनौती को बखूबी पार कर पाएंगे और झारखंड को एक नई दिशा देने का काम करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए, और आप हमसे जुड़े रहिए आगे की और पल पल की जानकारी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।